नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे 1 साल हो गए हो, 6-7 महीने हो गए हो तो कंपनियां क्या कर सकती हैं। लोन की EMI यदि आप नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कर सकती है, आज इस पे डिस्कस करेंगे। मैं बार बार आपसे कहता हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है या कम है तो सेटलमेंट करके ही दे दीजिए। तो ये प्रोसेस होता है, पैसे है तो इनके पैसे दे दीजिए। अब आते हैं, यदि आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं या डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में सबसे पहला काम आपका है कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दी। कंपनी को इन्फॉर्म करनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपका ECS बाउंस हो रहा है, आपका जो ऑटो डेबिट लगा है हर महीने बाउंस हो रहा है, तो आपको कंपनी को बैंक को आपको इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट कर गए तो ECS डिफॉल्ट हो रहा है तो आप कंपनी को बताइए क्यों, किसी विषम परिस्थिति के कारण आप लोन की EMI नहीं दे पा रहे हैं। व्यापार में घाटा हो गया या फिर कोई दुर्घटना हो गई या फिर कुछ भी हो सकता है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है, तो कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहला काम कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। अब आते हैं टॉपिक पे। जैसे होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में ज्यादातर कंपनियां क्या कर सकती हैं, आपको रिकॉल नोटिस देंगे, डिमांड नोटिस देंगे, आर्बिट्रेशन का प्रक्रिया करेंगी। आर्बिट्रेशन का प्रक्रिया करते हैं तो इसमें आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन लेटर देना जरूरी होता है, तो कंपनी को आप ऑब्जेक्शन लेटर जरूर दे दीजिए। और उसके बाद मैक्सिमम इतना कर सकती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस होगा नहीं, NI एक्ट का केस होगा नहीं, क्योंकि आपने तो चेक दिया नहीं है और सेक्शन 25 आपने ऑटो डेबिट लगाया नहीं। क्रेडिट कार्ड के केस में ऑटो डेबिट नहीं है, तो ये ज्यादातर आर्बिट्रेशन के ही केस करते हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं, तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन जरूर दे देना है। और ये कुछ नहीं कर सकती, आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकती है, सेक्शन 25 का केस नहीं कर सकती है या फिर चेक बाउंस का केस नहीं कर सकती, क्योंकि आपने चेक दिया ही नहीं, ECS लगाया ही नहीं है। तो ये चीजें, इसका डर समाप्त हो जाता है। केवल क्रेडिट कार्ड के केस में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ही करती है। अब आ जाते हैं अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, ऐसे लोन जिसमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज ना हो या फिर कोई कीमती वस्तु गिरवी ना हो, तो उसमें अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है। उसमें क्या होता है, इसमें आपको रिकॉल नोटिस आएगी, उसका जवाब दीजिए। डिमांड नोटिस, पहला काम, पहले तो प्रायर नोटिस आपको दे ही देना है। प्रायर नोटिस के बाद पहला नोटिस आपकी तरफ से जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट भी आपकी तरफ से पहले हो रहा है, ECS बाउंस हो रहा है, पहला आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। प्रायर नोटिस के बाद कंपनी आपको रिकॉल नोटिस देगी, डिमांड नोटिस देगी, आर्बिट्रेशन की भी प्रक्रिया करेगी और आर्बिट्रेशन का आपको ऑब्जेक्शन करेगा। उसके बाद मैक्सिमम क्या कर सकती है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस कर सकती है, NI एक्ट चेक बाउंस का केस कर सकती है। और चेक बाउंस और NI एक्ट में ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 सेम डे बेल हो जाती है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं सजा हो जाएगी, कोर्ट से आदेश हो गया, कोर्ट से नोटिस आ गया, ऐसा सेम डे बेल हो जाती है। कोई सजा का प्रावधान नहीं है, आपको जेल हो जाएगा, सेम डे बेल हो जाती है। कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, जहां भी आपका होगा, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा, जो भी प्रोसेस होगा हो जाएगा। चेक बाउंस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 यही केस कर सकती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते तो ये 35 से 40 साल लग जाएंगे। तो आप अपनी एज में 40 साल जोड़ लीजिए, देखिए आप हैं तो इतने समय लग जाते हैं। तो अधिक से अधिक क्या कर सकती है, अधिक से अधिक, इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस या चेक बाउंस का केस। और केस के बाद आपको घर पे आपको रिकवरी एजेंट आना, हरासमेंट करना, ये सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैटर जब कोर्ट में चला गया है तो और पार्टी आपको परेशान नहीं कर सकती। आपका मेंटली हरासमेंट पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। तो डरे घबराए नहीं, आपके राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है, उसको जानते रहिए। अब आ जाते हैं सिक्योर्ड लोन की प्रक्रिया। सिक्योर्ड लोन में प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज है। इसमें क्या होता है, अगर आपने प्रायर नोटिस दिया, 3 महीने की EMI डिफॉल्ट होती है लगातार, तो आपका अकाउंट चल जाएगा NPA में। NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, आपके पैसे से बैंक को कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो NPA की श्रेणी में डाल देते हैं। उसके बाद वो सरफेसी एक्ट 13(2) के अंतर्गत आपको डिमांड नोटिस दिया जाता है, जो सरफेसी एक्ट 13(2) के अंदर आता है। तो उसमें आपको डिमांड किया जाता है कि आप पूरे, जब तक EMI जो टूटी हुई, पूरे पैसे दे करके आप अपने अकाउंट को रेगुलर कर सकते हैं। इसमें 60 दिन का समय होता है, 60 दिन का समय होता है। इसमें आपको डिमांड नोटिस 13(2) की नोटिस का जवाब 13(3) में जरूर आपको देना होगा। उसके बाद
13/4 की नोटिस आती है। 60 दिन बीत जाने के बाद 13/4 की प्रक्रिया होती है। 13/4 पे आपको 1 महीने का समय होता है। उसके बाद डीएम साहब से आदेश लेकर के आपके प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। ये होती है प्रक्रिया। लेकिन इसमें भी कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं, कुछ लूप पॉइंट बैंकों के होते हैं। जैसे 13/2 का नोटिस आया, आपने 13/3 में जवाब दिया, आपके नोटिस को उन्होंने रिकॉर्ड पे ही नहीं रखा और 13/4 की प्रक्रिया कर दी, जो कि गलत तरीके से। तो ऐसे कुछ लूप पॉइंट होते हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, स्टे लेना होता है, प्रक्रिया होती है, डीआरटी से स्टे ले सकते हैं। तो जो प्रक्रिया होती है वो करना पड़ेगा। लेकिन सिक्योर लोन में प्रॉपर्टी गिरवी है, उस कंडीशन में आपको जो भी नोटिस आए, जो भी प्रोसेस हो, उसको बहुत सावधानी से उसको देखना है, उसका रिप्लाई करना है, आगे का प्रक्रिया करना है। और जो कहता है कोई सेटलमेंट करने के लिए ये कंपनी है सेटलमेंट कराती है, तो आरबीआई ने किसी भी कंपनी को या किसी भी ऐसे लोग को नहीं कहा गया कि आपके द्वारा सेटलमेंट किया जाएगा। वो सब फ्रॉड है। सेटलमेंट कोई संस्था नहीं है कि मैं सेटलमेंट कराता हूं, या ऐसा कोई कहता है कि मैं सेटलमेंट करूंगा, हमारी कंपनी सेटलमेंट कराती है। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई कंपनियां सेटलमेंट नहीं करा सकती। आरबीआई ने किसी को ऐसा लाइसेंस नहीं दिया है कि ये कंपनी है आपको सेटलमेंट कराएगी। सेटलमेंट जो प्रक्रिया है वो तो करना पड़ता है, सेटलमेंट हो जाता है। एक दिन में सेटलमेंट नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। नोटिस आएगी, नोटिस का आपको जवाब देना है। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, उसके बाद आपको लीगल प्रायर नोटिस। तो आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई आपको जरूर देना है। उसमें आपत्ति दर्ज करानी बहुत जरूरी है, नहीं तो आर्बिट्रेशन वन साइडेड अवार्ड पास हो जाएगा और कोर्ट में जाके एग्जीक्यूट करा के आपके चल संपत्ति को अटैच कर सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन की कोई भी नोटिस आए तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए एक मजबूत ड्राफ्ट बना के कंपनी को आप दे देंगे। आपके आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दिया जाएगा। नहीं तो अगर आप नहीं ऐसा करते हैं तो आर्बिट्रेशन का आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास करेगा, एक पक्षी अवार्ड पास हो जाएगा, जिससे आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ऐसी कोई गलती न करिए जिससे आपका नुकसान हो। आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो आर्बिट्रेशन के नोटिस का ऑब्जेक्शन आपको जरूर देना है, जरिए रजिस्टर डाक देना है, एडवोकेट के लेटर हेड पे देना है। तो ये प्रक्रियाएं होती है, उसको करना जरूरी है, वो जरूर कर लीजिए। नहीं तो आपको चल संपत्ति को अटैच करने का आदेश भी दे सकते हैं, अवार्ड भी पास कर सकते हैं। अब आते हैं, ज्यादातर होता क्या है, कोर्ट में जो केस होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का या एनआई एक्ट चेक बाउंस का, इस केस में आपको अगर सम्मन आता है, सम्मन मतलब होता है बुलावा पत्र, कोर्ट के द्वारा आपको बुलाया गया है, तो बुलावा पत्र आता है, सम्मन आता है तो आप नहीं जाते हैं। उसके बाद सम्मन के बाद बीडब्ल्यू आता है, आप नहीं गए, फिर आएगा बीडब्ल्यू, आप नहीं गए, बेलबल वारंट, बीडब्ल्यू मतलब बेलबल वारंट, बेलबल वारंट के बाद भी आप नहीं गए। उसके बाद आएगा एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलबल वारंट, उसके बाद भी आप उसका ध्यान नहीं दे रहे, नहीं आ रहा है, तो उसके बाद घोषित कर दिया जाएगा आपको पीओ, भगौड़ा। तो ऐसा कोई काम मत करिए जिससे कोर्ट की अवमानना हो। कोर्ट से नोटिस आया है, सम्मन आया है, नोटिस आया है या वारंट आया है, बीडब्ल्यू आया है, तो आप जाके सेम डे बेल होती है, बेल करा लीजिए। कोई दिक्कत समस्या है वो तो हमारे नंबर है, हमारे एडवोकेट हैं, जरूरत पड़ेगी मैं एडवोकेट प्रोवाइड करना, बेल कराना, जो प्रक्रिया होगी हमारे एंड से किया जा सकता है। और अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, क्या करना है। नहीं दे पा रहे हैं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको तो करना ही पड़ेगा। नोटिस आएगा तो नोटिस का जवाब देना ही पड़ेगा। ईसीएस बाउंस होने के पहले आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना ही पड़ेगा। आर्बिट्रेशन का ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। कोर्ट से केस हो जाता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 में या एनआई एक्ट चेक बाउंस में, तो उसको आपको बेल करानी ही पड़ेगी, सेम डे बेल हो जाएगी। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।